सो टुडे वी हैव डे 96 ऑफ अवर आंसर राइटिंग। इस आंसर राइटिंग में आज हमको इम्पोर्टेंट एक इश्यू डिस्कस करना है और उसके आंसर राइटिंग करना है। वो है रिलेटेड टू ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बायोमास मिशन। सो ये डे 96 की आंसर राइटिंग है। इसमें आपको खुद भी आंसर अटेम्प्ट करना है। ट्राई करिएगा कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़ी है तो उसका आंसर लिखने की पहले कोशिश करिएगा। खुद से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे इशू डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक बायोमास का मिशन क्या है। रिसेंटली न्यूज ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन जो है वो इस मंथ के एंड पे लॉन्च करने वाला है। दैट इज बायोमास, यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास मिशन। तो अब ये बायोमास मिशन क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें तो आपको देखनी ही है, बट पहले देखते हैं कि इसमें मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन इज European Space Agency's biomass mission marks a major milestone in global forest monitoring and carbon cycle understanding. Discuss the significance of this mission in the context of global climate change. What lessons can India draw from such initiatives to strengthen its forest and carbon management? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो बायोमास मिशन है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग की जाती है और कार्बन साइकिल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उस फील्ड में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो हमको इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। पहला पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इस मिशन का सिग्निफिकेंस हमको डिस्कस करना है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरा पार्ट हमको ये लेना है कि इस मिशन से इंडिया क्या लेसन या क्या इंस्पिरेशन ले सकता है अपने फॉरेस्ट और कार्बन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें पहले, इस उससे पहले हम इस इशू को समझते हैं। अगेन मेरी तरफ से फिर से ये हिदायत कि आपने अगर ये क्वेश्चन आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो पहले बिना इस इशू को देखे, इस वीडियो को देखे आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करिएगा और उसके बाद हम मॉडल आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे तो उससे मैच करिएगा कि आपने कितनी चीजें उससे मिलती जुलती लिखी हैं। तो यूरोपियन बायोमास मिशन कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये जो मिशन है इस मिशन का पर्पस क्या है। ये मिशन जो है वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको उनका पहला कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा कि उन फॉरेस्ट में वर्ल्ड वाइड जितने भी फॉरेस्ट हैं ग्लोबल लेवल पे उनका कितना बायोमास है। बायोमास मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ मास दे कंटेन विद इन देयर बॉडीज, उन सबका क्यूमुलेटिव सम। तो ये फाइंड आउट करने में हमको ओवरऑल ये फाइंड आउट, इसका जो मॉनिटरिंग है, इसका जो सर्वे है, मेजरमेंट है, ये हमको ये फिगर आउट या फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि फॉरेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं और आगे चल के इसमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा कि फॉरेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे कार्बन साइकिल में क्या चेंजेस आ रहे हैं या कार्बन साइकिल का उसमें क्या रोल है फॉरेस्ट में जो चेंज आ रहे हैं उसमें। ये जो सैटेलाइट है ये अप्रैल 29 को वेगा सी रॉकेट इससे लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक स्पेसपोर्ट कोरू स्पेसपोर्ट से, जो साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुआना में लोकेटेड है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए स्टैटिस्टिक या सब फैक्ट पूछा जाता है। ये जो है ये सन सिंक्रोनस, ये जो सैटेलाइट है ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस की जाएगी। मतलब ये स्टार के, हमारे जो स्टार्स हैं जो अर्थ से स्टार्स दिखते हैं उसके कंपैरिजन में ये हमको रिलेटिव टू दैट एकदम सेम पोजीशन पे हमको देखने को मिलेगा अराउंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 666 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है रेड वाली, ये कहलाती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जब किसी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है तो ये उतने ही रेट से सन का चक्कर लगाती है या अर्थ का चक्कर लगाती है जितने रेट से अर्थ सन का चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है कि जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट कॉन्स्टेंटली हमको एक ही पॉइंट पे नजर आती है पूरे 24 आवर्स। मतलब जैसे मान लीजिए इस स्टार के कंपैरिजन में अगर हम सैटेलाइट को देखेंगे तो हमको ये सैटेलाइट ऐसा लगेगा कि ये स्टार के साथ हमेशा फिक्स है। स्टार यहाँ मूव होता है तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पर मूव हो जाती है, स्टार यहाँ पर मूव होता है तो सैटेलाइट भी यहाँ पर मूव हो जाती है। मतलब स्टार मूव नहीं होता, हमारी जो अर्थ रोटेट होती रहती है तो अर्थ के रोटेशन से जो हमको स्टार की चेंज्ड पोजीशन दिखती है उस सैटेलाइट की भी उतनी ही चेंज पोजीशन हमको देखने के लिए मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और ये 600 टू 800 किलोमीटर हाइट पे जनरली रखी जाती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है ये बेसिकली हमेशा एक पोजीशन में हमको देखने के लिए मिलती है, इसका पोजीशन चेंज होते हुए नहीं दिखता।
तो ये तो इसके हो गए फैक्ट कि इसके बारे में कि सैटेलाइट क्या है, कैसे लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, कहाँ से लॉन्च होगी और इसका मेन पर्पस क्या रहेगा। ये बायोमास मिशन करेगा क्या, बेसिकली द थिंग इज हमको बैकग्राउंड इसका समझना जरूरी है। अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो रेडवुड का जो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, ये सारी की सारी चीजें कार्बन से ही बनी हुई है। अर्थ में कोई भी लाइफ फॉर्म ऐसा नहीं है जो कार्बन के बिना फॉर्म हुआ हो। कार्बन एक वो एलिमेंट होता है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। जैसे अगर आपको पता है तो बेसिक एनर्जी का जो मॉलिक्यूल होता है जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन की एक चेन से बनता है, C6H12O6। और ये जो कार्बन ग्लूकोज के जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये बेसिकली सैकराइड बनाते हैं या शुगर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं जिसको हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। और यही जो कॉम्प्लेक्स कार्बन की चेन होती हैं अलग अलग फॉर्म में जो जुड़ती हैं, यही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, चाहे वो बोन हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल की बॉडी हो। लेकिन पॉइंट ये है कि अर्थ जो है, अर्थ में जो कार्बन का अमाउंट है वो एकदम फिक्स है। ना तो अर्थ में कार्बन का अमाउंट कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। कार्बन का एलिमेंट जो है ये सिर्फ एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट और ओशन के बीच में सर्कुलेट या रोटेट होता रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन साइकिल। जैसे यहाँ पे ये इमेज है जो आपको ये क्लियरली इंडिकेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पूरे एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है फिक्स्ड अमाउंट में। तो प्लांट जो है सबसे पहले इसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये इनकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। फिर जब इनकी प्लांट की डेथ होती है या इसको एनिमल खा जाते हैं तो ये उनकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। और अगर डेड हो जाती है तो ये सॉइल में जाके मिल जाती है और जो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जब ये इसको डिकम्पोज करते हैं तो एनर्जी के पर्पज के लिए जब वो प्लांट की बॉडी को खाते हैं और च्यू करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस आ जाती है। कुछ और सोर्स भी हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज है, यहाँ से भी CO2 के एमिशन होते हैं जिनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पूरी साइकिल जो है ये यहाँ पे रोटेट होती रहती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मिलने वाली जो कार्बन है ये मतलब हमेशा के हमेशा एटमॉस्फेयर या अर्थ के इकोसिस्टम में फिक्स रहती है। ये इसलिए ऐसा इसलिए होता है, कार्बन साइकिल जो होती है ये इसमें फॉरेस्ट जो होते हैं एक एसेंशियल पार्ट होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन होती है उसका एक मासिव अमाउंट फॉरेस्ट में स्टोर होता है। और साइंटिस्ट का ये एस्टीमेट है, एस्टीमेट मतलब एक्यूरेट नहीं है, एस्टीमेट ये बोलता है कि ये हर साल अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन जो है ये फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। और करंटली इनके अंदर 861 गीगाटन्स की कार्बन जो है ये स्टोर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो फॉरेस्ट बायोमास मतलब फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट जो है, लैंड पे जो फॉरेस्ट हैं उनका जो टोटल बायोमास है उसमें मतलब जो एक्यूरेट डाटा है उनका कि उनके बायोमास में एग्जैक्टली कितना कार्बन स्टोर है, ये डाटा एग्जैक्टली या एक्यूरेटली हमारे पास नहीं है। और ये हमारी फॉरेस्ट की मतलब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है कि फॉरेस्ट कितना रोल प्ले करते हैं कार्बन को मेंटेन करने में वर्ल्ड में, और उनका कार्बन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वो चीज समझने में हमें इशू करती है। फॉर एग्जांपल अगर हर साल कुछ फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है अर्बनाइजेशन के कारण, लैंड के डिग्रेडेशन के कारण, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और कितनी कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, ये अंडरस्टैंडिंग अभी हमारी प्रॉपरली नहीं बन पा रही है। और इसी के कारण से फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज का से क्या रिलेशन है वो हम एक एक्यूरेट रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। बायोमास मिशन जो है इसी नॉलेज गैप को जो है वो फिल करना चाहता है। ये मिशन जो है साइंटिस्ट को ये अलाउ करेगा कि ये एक्यूरेटली मेजर कर पाए कि कार्बन का प्लेनेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन का जो अमाउंट है वो पूरे पूरे अर्थ पे फिक्स है, लेकिन उसका आज तक फॉरेस्ट कितना स्टोर करके रखते थे और कितना बचा खुचा एटमॉस्फेयर में रहता था, ये हमको एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। और ये चीज फाइंड आउट हम करना चाहते हैं ताकि हमको ये पता चले कि जितने रेट से हम फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं उससे कार्बन साइकिल कितनी डिस्टर्ब हो रही है। और ये जो कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो रही है क्या वही क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है फास्ट रेट पे, ये समझने के लिए
हमको एक एक्यूरेट मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कार्बन का फॉरेस्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है और वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना चेंज हो रहा है। मतलब पहले फॉरेस्ट के पास ज़्यादा होता था, एटमॉस्फेयर के पास थोड़ा कम होता था, लेकिन अब जैसे जैसे ह्यूमंस फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट के पास कम होता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक एक्यूरेट डाटा निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 2023 के ईयर की बात करें तो अर्थ पे 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इनका डिस्ट्रक्शन किया गया था, जिसका मतलब अगर आपको इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना हो तो एक तरह से 10 फुटबॉल फील्ड जो है, एक फुटबॉल फील्ड बहुत बड़ी होती है, तो हर मिनट 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर फॉरेस्ट का लैंड 2023 में काटा गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से। ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लॉस है, इसने रफली 2023 में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ था उसका 6% कंट्रीब्यूट किया था। तो अब हम हमारे लिए ये परसेंटेज जितना हाई है, ये हमको इंडिकेट करता है कि हमारे लिए अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि वेजिटेशन की क्वालिटी और डाइवर्सिटी कार्बन की स्टोरेज या अमाउंट ऑफ कार्बन जो उनके पास स्टोर होती है उससे कितना कितना ज़्यादा रिलेटेड होती है। मतलब किस टाइप की क्वालिटी के फॉरेस्ट, कितने डाइवर्स फॉरेस्ट कितनी कार्बन को स्टोर करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमको इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम एक 3D इमेज बनाना चाहते हैं फॉरेस्ट की। ये बायोमास मिशन फॉरेस्ट को कैसे मॉनिटर करेगा? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो इस ऑब्जेक्टिव को मतलब इनकी 3D इमेज बनाने की फॉरेस्ट के बायोमास की, कि उनके अंदर कितना कार्बन स्टोरेज है, इमेज जनरेट करने के लिए ये मिशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यूज करेगा। रडार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली इस टाइप का इमेज दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंड करते हैं और जब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो ये रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं सैटेलाइट के पास। और इस बेसिस पे सैटेलाइट ये पता लगा पाता है जितनी रेडिएशन उसने भेजी थी, जितनी रेडिएशन वापस आई है और किस इंटेंसिटी की रेडिएशन वापस आई है। इससे जो ऊपर बैठी सैटेलाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज रही है, वो इसका एक 3D पिक्चर बना पाती है। तो यहाँ पे हम यही प्रिंसिपल यूज करेंगे। ये मिशन जो है सिंथेटिक एपर्चर रडार यूज करेगा अर्थ के सरफेस को मैप करने के लिए। तो ये जो सैटेलाइट है इसमें 12 मीटर एंटीना, बहुत बड़ा एंटीना होता है सैटेलाइट के हिसाब से, ये इसमें 12 मीटर एंटीना का मासिव 12 मीटर एंटीना फिट किया जाएगा, जो अपने टाइप का पहला एंटीना होगा इतने बड़े लेवल का, जिससे लॉन्ग वेव पी बैंड में लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेगी। लॉन्ग वेव रेडिएशन का एडवांटेज ये होता है कि ये डेंस फॉरेस्ट को डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी। जैसे अभी तक हमारे जो मिशन होते थे वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को यूज करते थे, तो उसमें रेडिएशन प्लांट के या ट्री के टॉप से टकरा के वापस चली जाती थी। लॉन्ग रेडिएशन सार जो होती हैं या सैटेलाइट होती हैं, ये बेसिकली इससे जो रडार से फ्रीक्वेंसी आती हैं वो यहाँ अंदर तक प्लांट के डीप तक, यहाँ फ्लोर तक जाके पेनिट्रेट करके जाती हैं और फिर यहाँ से रेडिएट होकर वापस सैटेलाइट के पास जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे हम प्लांट का पूरा अंदर तक का स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर पाते हैं और हम इस मिशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू समझ पाएंगे कि उस प्लांट के अंदर कितना बायोमास है। तो ये मिशन इस तरीके से काम करेगा। हमको हमारा एक जनरल सा प्रिंसिपल है, हमको ये चीज एक पता है कि हम जितना वेट हमको इससे मिलता है बायोमास का या टोटल फॉरेस्ट का, उसका मिनिमम 50% जो है, एटलीस्ट 50% कार्बन का बना हुआ है। सो वंस हम इस मिशन का यूज करके पूरा पूरा बायोमास डिराइव कर पाएंगे फॉरेस्ट का, तो उससे लगभग आधा हमको कार्बन का कंटेंट का वेट पता चल जाएगा और उससे हमको ये पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट में एग्जैक्टली अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग रीजन में अलग अलग जो फॉरेस्ट है उनमें किस फॉरेस्ट में कितनी कार्बन स्टोर है, और किसी जगह पे अगर कोई फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है पर्टिकुलर एरिया में तो किस टाइप का फॉरेस्ट कटा था, उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हुआ है वो एटमॉस्फेयर में, और कार्बन साइकिल कितनी डिस्टर्ब हुई है। आगे चल के इसी से हमको क्लाइमेट चेंज से डील करने में हेल्प मिलेगी आगे पॉलिसी मेजर लेके। So this completes our ESS बायोमास मिशन। अगेन वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमने पूछा था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो मिशन है ये ग्लोबल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में एक मेजर माइलस्टोन है।
इसका हमको सिग्निफिकेंस डिस्कस करना था और इंडिया क्या लेसन सीख सकता है ये हमको समझना था या डिस्कस करना था। तो हमारे आंसर के 3 पार्ट रहेंगे। इंट्रो पार्ट में हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अब मैं आपको आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आंसर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा और खुद से बिना देखे इसको डिटेल में लिखने की कोशिश करेगा। मैं आपको बस ऊपर ऊपर से पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ये जो मैंने आपको कंटेंट समझाया उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। तो इंट्रो पार्ट में आप ये लिखिएगा कि ये से फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज में और कार्बन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका बायोगैस मिशन जो है ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है और इसका पर्पस क्या है। देन उसके बाद बॉडी पार्ट में हमसे 2 बात पूछी गई है, 2 चीज, एक तो सिग्निफिकेंस पूछा गया है इस मिशन का और दूसरा इंडिया क्या लेसन सीख सकता है। तो सिग्निफिकेंस में आप ये लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप फॉरेस्ट बायोमास की ग्लोबली जितने भी फॉरेस्ट का बायोमास है उनकी ग्लोबल मैपिंग कर पाएंगे। दूसरा, कार्बन अकाउंट, इससे कार्बन अकाउंटिंग जो है वर्ल्ड वाइड कितनी है कार्बन स्टोर है फॉरेस्ट में, उसको डाटा को और एक्यूरेट बना पाएंगे। तीसरा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को और अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, किस क्वालिटी के फॉरेस्ट ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, किस क्वालिटी के कम। देन क्लाइमेट चेंज का इंसाइट जो है ये और अच्छा बना पाएंगे कि कितना क्लाइमेट चेंज को फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पांचवा, एडिशनल एप्लीकेशन इसमें कुछ रहेंगे, तो इस मिशन में कुछ एडिशनल चीजें भी है जो साथ में की जाएंगी, तो उसको आपको सिर्फ रीड करना है, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अब आते हैं आंसर के सेकंड पार्ट पे, जहां पे हमको लिखना है इंडिया के लिए इसमें लेसन क्या है। जैसे इंडिया के पास भी उसका जो टोटल लैंड है उसका 24% फॉरेस्ट कवर है, तो इस टाइप के मिशन से इंडिया को भी हेल्प मिल सकती है अपने फॉरेस्ट के लॉस को मॉनिटर करने में और एसेस करने में कि हम कितनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। तो पहली बात, हमको यहाँ पे हमको भी इस तरह के, पहला लेसन ये है कि हमको भी इस तरह के एडवांस बायोमास मॉनिटरिंग की प्रोसेस या मैकेनिज्म की जरूरत है। दूसरा, हमको कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज को और ज्यादा एनहेंस करना है, हमको अपने कार्बन सिंक को 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 बढ़ाने की कोशिश करना है कि इतनी CO2 हम हर साल एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें बाय इंप्रूविंग आवर फॉरेस्ट कवर। और तीसरा लेसन हमारे लिए है कि ऐसी पॉलिसी बनाना है जो फॉरेस्ट को और ज्यादा प्रमोट करने का काम करते हैं बाय देयर रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी चलाया है, दैट इज नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और ग्रीन इंडिया मिशन। तो इस प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को हमको सपोर्ट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। और लास्टली, ये जो हाई रेजोल्यूशन बायोमास मैप्स हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके इसको बनाएंगे, इससे हमारी कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती हैं, हमको उनको भी एसेस सपोर्ट देना और इजी हो जाएगा और उनके भी जो इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व करने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये कवर होगा हमारा बॉडी पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में आप ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट और क्या क्या मेजर ले सकती है यहाँ पे, अपने अपने इंडिया की गवर्नमेंट और इस टाइप के और क्या स्टेप्स ले सकती है इन चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस टाइप के मिशन में ESA के साथ या दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकती है डाटा एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा, इंडिया को इंडिजिनस सैटेलाइट मिशन में और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सार कैपेबिलिटीज टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, सार टेक्नोलॉजी टाइप की कैपेबिलिटी, उसको हम और प्रमोट कर सकें। तीसरा, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक असेसमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए हमको स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, जिससे हमारा जो कार्बन का स्टॉक का असेसमेंट है, फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टोर है उसका एक डाटा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे हमारे स्टॉक असेसमेंट, कार्बन के असेसमेंट और इम्प्रूव हो। चौथा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए रिमोट सेंसिंग और फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए, इससे हमारी कंट्री की जो मॉनिटरिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और अच्छी। और पांचवा, हम ये जो डाटा डिराइव करते हैं इंडिया के कार्बन स्टॉक का, उसको हमें अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके टारगेट सेट करने में यूज करना चाहिए ताकि इंडिया क्लाइमेट चेंज की फील्ड में एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज होकर। सो आई होप दिस इशू वॉज क्लियर टू यू और आपका इसका आंसर पे स्ट्रक्चरिंग भी समझ में आ गया होगा। तो please do practice it by writing this answer in the rough copy. Don't just depend on me, you have to learn the answer writing. आपको अपने आप से आंसर राइटिंग सीखना है, मैं आपके लिए जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम हूँ कि मैं आपको स्ट्रक्चरिंग करना सिखा पाऊँ। दैट डजंट मीन कि आपको इसको लिखने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा इस वीडियो को देखते टाइम मैं जो क्वेश्चन देखता हूँ उसको आप या तो साथ में लिखिए या फिर पहले या बाद में लिखने की कोशिश करिए बिना देखे, जिससे आपकी मेमोरी, रिकॉल और आंसर की स्ट्रक्चरिंग की कैपेबिलिटी और इम्प्रूव होगी। एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, विल डेफिनेटली गेट इनटू टच।
So thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam and do subscribe to the channel if you haven't till yet. अगर आपको इस वीडियो के लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप उस चैनल को रेगुलर पीडीएफ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।